तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम की स्टोरी लेके आया हूँ। राम रहीम और खोपड़ी का हंगामा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सक्सेना की प्रयोगशाला उनके निवास स्थान की ही एक हिस्से में थी। वे मानवता की भलाई के लिए दिन रात किसी न किसी प्रयोग में डूबे रहते थे। प्रोफेसर सक्सेना अविवाहित थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अपने कार्य में मदद के लिए उन्होंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश को रखा हुआ था और डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रोफेसर के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूर अपनी कोठी में रहता था। उसके परिवार में सिर्फ एक लड़की थी जिसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का देहांत काफ़ी साल पहले ही हो चुका था। एक दिन सुबह जब वह प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहा था, यदि आज प्रोफेसर साहब ने रुपयों का इंतजाम कर दिया तो कमला बेटी के ससुराल वाले उसे फिर तंग नहीं करेंगे। साथ ही मैं यह भी साफ साफ कह दूंगा कि आगे मैं उनकी और कोई मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। तभी ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो, डॉक्टर चंद्र प्रकाश स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कमला बुरी तरह जल चुकी है और नेहरू हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद विच्छेद कर दिया गया। कहीं उसे उसके ससुराल वालों ने तो ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। अगले पल वह अपनी गाड़ी में नेहरू हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। लगभग 15 मिनट पश्चात, सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। ओह नो। धीरज से काम लीजिए डॉक्टर, हमने इस संबंध में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए, इससे पहले आप एक बार अपनी बेटी को देख लें। पोस्टमार्टम से क्या होगा डॉक्टर? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी को जलाकर मारा गया है। यदि आपकी बेटी को जलाकर मारा गया है तो पुलिस और कानून आपको अवश्य न्याय दिलाएंगे। नहीं, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि कानून और इंसाफ को मेरी बेटी के धनवान व प्रभावशाली ससुराल वाले खरीद लेंगे। रोता हुआ डॉक्टर चंद्र प्रकाश ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। मुझे अफसोस है मेरी बच्ची कि मैं उन दहेज के लोभियों के हाथों तुझे बलि का बकरा बनने से न रोक सका। प्लीज़ अब हमें अपना कार्य करने दीजिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश। तो तुम आ गए मेरी मदद करने, मेरी बेटी की लाश को चीर-फाड़ करने। भाग जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटी की लाश को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। डॉक्टर चंद्र, होश में आइए प्लीज़, आप पुलिस के काम में रोड़े ना अटकाएं। लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश पर तो पागलपन का दौरा पड़ चुका था। इस हादसे के 1 सप्ताह बाद एक रात मेरी परीक्षण सफल रहा। यह आविष्कार मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा। फिर मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दूंगा कि उसकी बेटी की ससुराल वालों को मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह डॉक्टर चंद्र प्रकाश 1 सप्ताह से कहाँ गायब है? लगता है रुपया न मिलने की वजह से मुझसे नाराज हो गया है। खैर, मैं भी फ़ोन करके उसे यह खुशखबरी देता हूँ। लेकिन तभी, रुक जाओ प्रोफेसर, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। कौन? सवाल मत करो। यदि भलाई चाहते हो तो अपने आविष्कार का फार्मूला मेरे हवाले कर दो, वरना हरगिज नहीं। मेरे इस आविष्कार के बदले मुझे सरकार से बेशुमार दौलत मिलेगी, जिसकी मुझे व मेरे असिस्टेंट को बहुत ज़रूरत है। नहीं, तुम्हारे आविष्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है। बोलो, उसे मेरे हवाले करते हो या नहीं? ठहरो, मुझे तुम्हारी आवाज़ और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह, कहीं तुम। अब देर करना ठीक नहीं। और खचाक खचाक, फर्श पर गिरने के साथ ही प्रोफेसर के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जटाधारी तेजी से प्रयोगशाला के समान गुप्त दराजों को उलटने पुलटने लगा। फिर शीघ्र ही, आहा, मिल गया फार्मूला। सुबह जब एक नौकर प्रोफेसर को कॉफ़ी देने प्रयोगशाला में पहुंचा, है खून। सूचना पाकर, इस चाकू और लाश को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं साहब। आवश्यक कार्यवाही व पूछताछ करने के पश्चात इंस्पेक्टर वर्मा प्रयोगशाला को सील करके वापस लौट गया। कई दिन की खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद भी इंस्पेक्टर वर्मा किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उफ, समझ में नहीं आता कातिल कौन है और उसने खून क्यों किया। न तो चाकू पर उंगलियों के निशान हैं और न ही यह पता लगा है कि प्रोफेसर आजकल किस फॉर्मूले पर कार्यरत थे, और उनका सहायक तो अपनी बेटी की मौत के सदमे से पहले ही पागल हो गया है। और प्रोफेसर सक्सेना की हत्या के 3 महीने बाद, चल शैतान खोपड़ी, अपने शैतान भक्त आका बाबा भैरवनाथ के प्रथम अभियान के लिए तैयार हो जा। आज तुझे एसीपी शिव शर्मा व उसके परिवार का नामो निशान मिटा देना है। कहने के साथ ही खट।
रात के अंधकार में उस शैतान खोपड़ी को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन फिर खट परिणाम स्वरूप और जल्दी ही पुलिस एसीपी शिव वर्मा की कोठी पर, अरे वह देखो एक भयानक खोपड़ी, ओह वह तो इसी और आ रही है, यह जरूर यहाँ कोई गड़बड़ करेगी, फायर करो। धाएं धाएं, बाप रे, इस पर गोलियां का कोई असर नहीं हो रहा है, यह निश्चित रूप से किसी प्रेत की खोपड़ी है, भागो। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन उधर भीतर एसीपी शर्मा व उसका परिवार गोलियों के धमाके व चीखों की आवाज़ से जागकर ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। यह फायरिंग की आवाज़ कैसी थी डैडी? और वह चीख? मुझे तो डर लग रहा है जी। इसमें डरने की क्या बात है, ठहरो मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तभी छन छनाक हैं, हे भगवान, मैं शैतान खोपड़ी हूँ, मुझ पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता। कुत्ते, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर धाएं धाएं। ओह नहीं, एसीपी शर्मा ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खचाक नहीं। अगले पल तुम में से आज कोई जीवित नहीं बचेगा। बचाओ मम्मी। उन तीनों को जलाने के बाद शैतान खोपड़ी कोठी से बाहर निकली और मैं शैतान खोपड़ी हूँ, हे भगवान, लगता है वह कोई प्रेत है, अरे कोई पुलिस को फ़ोन करो। इस घटना के 2 दिन बाद शैतान खोपड़ी एक रात एक बैंक के सामने प्रकट हुई। मैं शैतान खोपड़ी हूँ। फिर उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अगले ही पल तभी शैतान खोपड़ी ने अपना काम कर दिया। अब चलो अपना काम निपटाएं। जल्दी से जल्दी पूरे बैंक को साफ कर दो। और लगभग 10 मिनट बाद फिर वे आनन फानन में अपनी वैन में सवार हुए और इसी तरह 15-20 दिनों में एक के बाद एक राजनगर के दर्जनों बैंक लूटे गए। फिर राजनगर में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया और ये हत्याएं सिर्फ शहर के प्रतिष्ठित लोगों की ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेताओं की भी हो रही थी। इन सरेआम हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं ने पूरे राजनगर को हिलाकर रख दिया। मैं पूछता हूँ, आखिर वह शैतान खोपड़ी है क्या भला? अभी तक उसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? दैनिक जागरण ओजस्वी नेता कमलनाथ की शैतानी खोपड़ी द्वारा निर्मम हत्या। राजनगर टाइम्स, शैतान खोपड़ी एक भयानक बला साबित हो रही है और 3 माह पूरे होते होते राजनगर में मानो जलजला सा आ गया। शैतान के पुजारी भगदड़ और अफरा तफरी का लाभ उठाकर उस बाजार को लूटकर फरार हो जाते। पुलिस लाख सिर पीट पटकने के बाद भी न तो शैतान खोपड़ी को नष्ट करने में सफल हो पाई थी और न ही उन लुटेरों को पकड़ पाई थी, जबकि शैतान का पुजारी भैरवनाथ बहुत प्रसन्न था। लो, यह सब धन तुम लोग आपस में बांट लो। शैतान के पुजारी बाबा भैरवनाथ की जय। तभी एक नौजवान साधु ने उस कमरे में प्रवेश किया। बाबा, हमारे विदेशी आकाओं ने पैगाम भेजा है कि वे आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि वे राजनगर की तरह पूरे हिंदुस्तान में खून का सैलाब देखना चाहते हैं। हम उनकी यह इच्छा एक दिन अवश्य पूरी करेंगे। कल सफ़ेद मठ में कुछ विदेशी एजेंट हमसे मिलने आ रहे हैं, तुम लोग भी उनकी अगवानी के लिए वहां तैयार रहना। जो आज्ञा बाबा। उधर राजधानी की एक शानदार कोठी के भीतर शाम के समय मैं तुम दोनों को राजनगर केवल शैतान खोपड़ी से निपटने के लिए ही नहीं भेज रहा, बल्कि वहां तुम्हें प्रोफेसर सक्सेना का मर्डर केस भी सॉल्व करना है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि वह कौन सा आविष्कार कर रहे थे और उन्होंने उसे पूरा कर लिया था या नहीं। और उसी शाम राम रहीम पूरी तैयारी के साथ राजनगर की ओर उड़ान भर गए। राम भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान खोपड़ी का आविष्कार प्रोफेसर सक्सेना ने ही किया हो और वे उसके द्वारा इस ढंग से धन पैदा कर रहे हो? यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रोफेसर का तो मर्डर हो चुका है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर सक्सेना ने अपनी किसी हमशक्ल का खून करके उसे अपनी प्रयोगशाला में छोड़ दिया हो, ताकि पुलिस और सरकार गुमराह हो जाए और वह आराम से किसी और रूप में अपने आविष्कार द्वारा खूब धन पैदा कर सके। क्योंकि चीफ के अनुसार प्रोफेसर इस आविष्कार के चक्कर में लगभग कंगाल हो चुके थे और ऐसी हालत में उनके लिए पैसा बटोरने का इससे बढ़िया और कौन सा तरीका हो सकता है? सोची तो तुमने दूर की है, लेकिन असलियत का पता तो वहाँ पहुँचने पर ही चलेगा। लगभग 2 घंटे बाद
राजनगर पहुंचकर वे कमिश्नर साहब की कोठी पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। आज रात तुम दोनों यहीं रुको, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा निवास स्थान दिखा दूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। उधर अगले दिन सफ़ेद मठ में हाँ तो भक्तजनों, समस्त इंद्रियों में आत्मा ही प्रधान होती है। अगर हम लोग अपनी आत्मा को अच्छे कर्मों में लगा दें तो वह हमें एक दिन परमात्मा से मिला देगी। तब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और हम तभी एक शिष्य ने आकर बाबा भैरवनाथ के कान में कुछ कहा। ठीक है, तुम उन्हें विशेष कक्ष में बैठाओ, हम अभी आते हैं। उनके जाने के बाद भक्तजनों, आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाबा भैरवनाथ की जय जय। इधर पुलिस कमिश्नर साहब राम रहीम को नाश्ता आदि कराने के बाद अपनी कार में बैठाकर एक सुंदर से बंगले में ले गए। यह है वह बंगला जो मैंने तुम्हारे रहने के लिए चुना है, अति सुंदर। इंस्पेक्टर वर्मा केस की फाइल लेकर अभी आता ही होगा। शहर के हालात बहुत ख़राब है, अब मैं चलता हूँ। मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। जी बेहतर है। लगभग 10 मिनट बाद आप लोग इस फाइल का अध्ययन कीजिए, तब तक मैं अपने इलाके का एक दौरा लगा आता हूँ, फिर आराम से बातें होगी। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर सफ़ेद मठ के एक तहखाने में बाबा भैरवनाथ, हमारे आकाओं ने यह तस्वीरें आपके लिए विशेष रूप से भेजी है। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। यह हिंदुस्तान की मशहूर जासूस जोड़ी राम रहीम की तस्वीरें हैं। आपको इन दोनों के सिर जल्द से जल्द कलम करने हैं। इस काम के लिए हमारे आकाओं ने आपकी सेवा में पूरे 50 लाख भेजे हैं। लीजिए, संभालिए। वाह शैतान खोपड़ी जल्द से जल्द इन दोनों की खोपड़ियाँ तुम्हारे आकाओं के कदमों पर डाल देगी। जय शैतान बाबा की, जय शैतान बाबा की। उसके बाद दोनों विदेशी चले गए। तभी बाबा की जय हो। क्या खबर लाए हो जेबा? राजधानी से अभी अभी संदेश आया है कि राम रहीम नाम के 2 जासूस प्रोफेसर सक्सेना के मर्डर केस व शैतान की खोपड़ी के बारे में छानबीन करने राजनगर पहुंच चुके हैं। तो शिकार खुद ही शेर की मान में आ पहुंचे हैं। जेबा, कन्हाई, शेरा, तुम तीनों उन दोनों के बारे में मालूम करके मुझे वॉच ट्रांसमीटर पर खबर करो कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं। जो आज्ञा बाबा। और राज सिंह, तुम अखबार में यह सूचना छपवा दो कि हम कुछ समय के लिए अज्ञात समाधि पर जा रहे हैं, ताकि कल से कोई भी इस मठ में हमारे दर्शन के लिए ना आए। जो आज्ञा बाबा। और सब ध्यान रखना, अब हम कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसमीटर द्वारा ही आपस में संपर्क करेंगे, समझ गए? जी बाबा। और उसके बाद सभी एक एक करके मठ से बाहर निकल गए। उधर राम रहीम के निवास स्थान पर ये इंस्पेक्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम फाइल का अध्ययन कर चुके हैं और सबसे पहले डॉक्टर चंद्र प्रकाश से मिलना चाहते हैं। ओह, लेकिन पागल हुए, डॉक्टर चंद्र प्रकाश से मिलकर आप क्या हासिल कर सकेंगे? फिर भी एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर वर्मा राम रहीम को अपनी जीप में लेकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश की कोठी की ओर जा रहा था। इंस्पेक्टर, आपने अपनी फाइल में डॉक्टर चंद्र प्रकाश की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई? कैसे लगाता? उसकी लाश तो पोस्टमार्टम होने से पहले ही मुर्दाघर से रहस्यमय ढंग से चोरी हो गई थी। क्या आपके विचार से यह कार्य कौन कर सकता है इंस्पेक्टर? वैसे लाश को चुराने में कमला के ससुराल वालों का हाथ भी हो सकता है। क्या आपने उन्हें टटोला था? हाँ, टटोला था, लेकिन मैं उन पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि चंद्र प्रकाश के समधी इस शहर के एसीपी शिव शर्मा थे से आपका क्या क्या तात्पर्य है इंस्पेक्टर? एसीपी शिव शर्मा व उनका परिवार उस शैतान खोपड़ी का शिकार हो चुका है। ओह नो। कुछ देर बाद लो आ गई डॉक्टर की कोठी, लेकिन समझ में नहीं आता कि आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। उस बंगले के ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही उन्हें हैरत का तेज झटका लगा। हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश की लाश! या अल्लाह! उफ, इनका भी कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर वर्मा ने तुरंत अपने सहयोगियों को फ़ोन किया। जब तक वे पहुंचे, राम रहीम व इंस्पेक्टर वर्मा ने बड़ी बारीकी से लाश और उसके आसपास का निरीक्षण किया। ओह, यह लंबा बाल किसका हो सकता है? फिर राम ने उस बाल को एक कागज़ में लपेटकर अपनी जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर वर्मा अपने सहायकों को वहां की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दे राम रहीम के साथ प्रोफेसर सक्सेना की प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। प्रोफेसर सक्सेना के निवास स्थान पर पहुंचकर जब इंस्पेक्टर वर्मा ने जीप का हॉर्न दिया तो एक चौकीदार ने द्वार खोला। फिर जैसे ही गेट के भीतर दाखिल हुए, चौकीदार, संभालो इन्हें। जी साहब।
चौकीदार ने तुरंत कुत्तों की जंजीर थाम ली। इन खतरनाक कुत्तों के रहते भला हत्यारा भीतर कैसे घुसा होगा? क्या ये उस पर भौंके नहीं थे? नौकरों के बयान अनुसार ये कुत्ते उस रात जरा भी नहीं भौंके थे। ओह, इसका मतलब है हत्यारा जो भी था उसकी गंध से कुत्ते अच्छी तरह वाकिफ थे। कहीं रहीम की यह धारणा कि यह सारा झंझट प्रोफेसर सक्सेना द्वारा ही खड़ा किया गया है सही तो नहीं है? लेकिन उसे अपने प्रश्न का राम के पास कोई उत्तर नहीं था। घटनास्थल की जांच पड़ताल के दौरान अरे वैसे ही लंबे बाल यहाँ भी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोफेसर और चंद्र प्रकाश का हत्यारा एक ही है। राम ने वह बाल भी कागज में लपेटकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर वे वहां से सीधे अपने बंगले में लौट आए। इंस्पेक्टर वर्मा, इन पुड़ियों में चंद लंबे बाल हैं। मुझे कल सुबह तक इन बालों की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंस्पेक्टर वर्मा के जाने के बाद राम ने फौरन पुलिस कमिश्नर साहब के नंबर डायल किए। हेलो कमिश्नर साहब स्पीकिंग। अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ। क्या आप 2 लड़ाकू विमानों का प्रबंध कर सकते हैं जो रात के समय शहर के ऊपर गश्त कर सके? हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि यदि अब वह शैतान खोपड़ी रात को शहर में दिखाई दे तो वे लड़ाकू विमान उसका पीछा करके उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करें। गुड आइडिया। आप शैतान खोपड़ी की खैर नहीं रहेगी। थैंक यू अंकल। उसी रात जब राम रहीम आपस में बातचीत कर रहे थे तो अचानक अरे अब मेरा शिकार तुम दोनों होगे शैतान खोपड़ी। अगले ही पल तभी खोपड़ी के मुंह से उसकी गज भर लंबी जुबान बाहर निकल आई। ओह, इसके मुंह में तो पूरी तलवार समाई हुई थी। अब इससे कैसे निपटा जाए? तभी उसकी जुबान किसी तलवार की तरह घूमी, लेकिन कमबख्त ने इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर ही निकाल लेता। रहीम बचने की कोशिश में जिस स्थान पर जाकर गिरा था वहाँ लोहे की एक बड़ी सी रॉड पड़ी थी। फिलहाल तो इसी रॉड से काम चल जाएगा। अगले ही पल कड़ाक! बाप रे, इस कमबख्त की जुबान ने तो लोहे की रॉड को भी मूली की तरह काट डाला। रहीम भागो, इसे पार पाना फिलहाल हमारे बस की बात नहीं। ठीक कहते हो। शीघ्र ही दोनों बंगले से बाहर निकलकर सुनसान सड़क पर दौड़ने लगे, लेकिन शैतान की खोपड़ी अब भी उनके पीछे थी। बचकर कहाँ जाओगे चूहो? और तभी आकाश तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थैंक यू अंकल, आपने ठीक समय पर एक्शन लिया। वाह, आ गए हमारे मददगार। उधर अपनी प्रयोगशाला में जटाधारी भैरवनाथ यह देख चौंका। हैं लड़ाकू विमान? तो यह चाल चलिए इन्होंने मेरे साथ। खैर, निपटूंगा इनसे भी। फिलहाल तो शैतान खोपड़ी को वापस बुला लेना ही ठीक होगा। और अगले ही पल परिणाम स्वरूप वो मारा भाग रहा है साला शैतान। शीघ्र ही विमान और खोपड़ी आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अब लड़ाकू विमान उससे खुद ही निपट लेंगे। आओ वापस चलते हैं। हाँ चलो, कम से कम आज की रात तो उस खोपड़ी की ओर से हमें कोई खतरा पेश नहीं आएगा। और दोनों वापस अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। उधर दोनों लड़ाकू विमान पूरी मुस्तैदी के साथ शैतान खोपड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक खोपड़ी विमानों की ओर पलटी और है यह क्या मुसीबत आ रही है? अगले ही पल भड़ाम भड़ाम! वे दोनों कमबख्त आज तो बच गए, लेकिन देखूंगा कब तक अपनी जान बचाते हैं। इधर राम रहीम सोने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ओह, इतनी रात गए, किसका फ़ोन आ गया? शायद कमिश्नर अंकल का होगा, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। बेटे, मैं कमिश्नर साहब बोल रहा हूँ। हमारे दोनों लड़ाकू विमान उस शैतान खोपड़ी ने नष्ट कर दिए। ओह गॉड! खैर, मैं सुबह आपसे आपकी कोठी पर आकर मिलूंगा। अंकल, आप कहीं जाना नहीं, आपसे कुछ विशेष बातें करनी है। ठीक है। क्या हुआ? शैतान खोपड़ी फिर अपना काम कर गई। उसने दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। सुनकर रहीम के चेहरे पर सन्नाटा खिंच गया। वह रात उन्होंने जैसे तैसे करके काटी और सुबह जब वे तैयार होकर कमिश्नर से मिलने जा रहे थे तो इंस्पेक्टर वर्मा वहां आ पहुंचा। राम रहीम ने उसे रात की सारी घटना बताते हुए उन बालों के बारे में पूछा तो उसने बताया वह बाल नकली है, किसी विग से टूटे हुए हैं। ओह, इसका मतलब हत्यारा अपने आप को छुपाने के लिए विग का इस्तेमाल कर रहा है। इंस्पेक्टर वर्मा, क्या आपकी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके इतने लंबे लंबे बाल हो या फिर कोई लंबे बालों वाला विग इस्तेमाल करता हो? नहीं। लेकिन फिर अचानक कुछ ध्यान आते ही मिस्टर राम, एक जटाधारी बाबा जिसका नाम भैरवनाथ है, उसके जरूर लंबे लंबे बाल हैं।
ओह, कहाँ रहते हैं वह? सफ़ेद मठ में। वह रोज़ सुबह वहाँ प्रवचन करते हैं और राजनगर के बहुत लोकप्रिय एवं माननीय व्यक्ति हैं। तो वह साधु है, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? सॉरी, आज सुबह पेपर में खबर छपी है कि वह कल से किसी अज्ञात समाधि पर चले गए हैं और कुछ दिनों तक वे किसी को दर्शन नहीं देंगे। राम किसी सोच में डूब गया, फिर बोला, आपको आज से ही सफ़ेद मठ की निगरानी करनी है। प्लीज़ कोई प्रश्न मत कीजिएगा, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहकर राम इंस्पेक्टर वर्मा को कुछ समझाने लगा। इंस्पेक्टर वर्मा सब कुछ समझने के बाद तुरंत वहां से निकल गया और राम रहीम भी टैक्सी पकड़कर कमिश्नर साहब की कोठी पर पहुंच गए। मुझे लोहे की दीवारों वाला एक चुंबकीय कमरा चाहिए जो। फिर राम कमिश्नर साहब को उस कमरे की अन्य विशेषताओं के बारे में बताते हुए अंत में बोला, अब बताइए, क्या मेरे मन मुताबिक कमरा जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकता है? हाँ, ऐसा कमरा तो पुलिस डिपार्टमेंट की खुद की ही मलकियत है। हम वहाँ यदा कदा उन खूंखार अपराधियों को ले जाते हैं जिनका मुंह हमें हर कीमत पर खुलवाना होता है। गुड, तो फिर आप हमें जल्दी वहाँ ले चलिए। कुछ ही देर बाद यह है हमारे डिपार्टमेंट का खुफिया एवं महत्वपूर्ण अड्डा, और यह है तुम्हारे मन मुताबिक चुंबकीय कमरा। इसके ही द्वार हैं, एक जिसमें इसके दो द्वार हैं, एक जिसमें हम भीतर आए हैं और दूसरा वह जिसे हम बाहर जाएंगे। ये दोनों द्वार ऑटोमेटिक है। नज़दीक पहुंचते ही ये द्वार अपने आप खुलते हैं और बाहर निकलते ही बंद हो जाते हैं। और फिर कमिश्नर उन्हें लेकर जैसे ही एक सपाट दीवार के सामने पहुंचे, आओ मेरे साथ कमरे के दूसरी तरफ, और यह वह बटन है जिसे दबाते ही उस कमरे की लोहे की दीवारें भट्टी की तरह धधकने लगेगी। बहुत खूब, मैं ऐसा ही कमरा चाहता था। आज से मैं और रहीम इसी कोठी में रहेंगे। मैं शैतान खोपड़ी को इस चुंबकीय कमरे में बंद करके नष्ट करना चाहता हूँ। कहकर राम कमिश्नर साहब को अपनी योजना बताने लगा। सारी प्लानिंग सुनने के पश्चात कमिश्नर साहब प्रसन्नता से उछल पड़े। वाह, बहुत शानदार स्कीम सोची है तुमने। यदि एक बार वह शैतान खोपड़ी यहाँ फंस गई तो फिर इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। फिर ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं एक स्पेशल कमांडो के हाथ तुम्हारा सामान यहीं भिजवा दूंगा। वही तुम्हारा ड्राइवर भी होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद आपका सामान आ गया है। और कोई काम साहब? रात को तुम्हें पिछवाड़े खड़ी कार में सतर्क रहना है। हम किसी भी समय हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है साहब, कहकर राम सिंह चला गया। इधर बाबा राम रहीम गोल चौक कोठी नंबर 15 में रहने के लिए चले गए हैं। तो वे चूहे सोच रहे हैं कि मकान बदलकर मौत से बच जाएंगे, लेकिन मैं आज रात ही उनका काम तमाम कर दूंगा। और उसी रात जब राम रहीम गहरी नींद में सोए हुए थे, अगले पल तभी अचानक राम रहीम की न केवल नींद टूट गई, बल्कि आज तुम दोनों को तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा पाएगा। पहले अपनी खैर माना शैतान। अगले ही पल धाएं 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 कर लो अपने दिल की हसरत पूरी। लेकिन राम रहीम भी दिखावे के लिए ही फायरिंग कर रहे थे। असली मकसद तो उनका कुछ और ही था। थोड़ी देर तक गोलियां बरसाने के बाद अचानक, राम भागो, हम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों उस कमरे से बाहर निकलने के बाद चुंबकीय कमरे की तरफ दौड़ पड़े। आज नहीं बचोगे। राम रहीम दौड़ते हुए चुंबकीय कमरे में प्रविष्ट हुए। खोपड़ी भी उनके पीछे पीछे दाखिल हुई थी। अगले ही पल वह दूसरे द्वार से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही द्वार तुरंत बंद हो गया और खोपड़ी उस कमरे में किसी चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह फंस गई। और कमरे की दीवारें के चुंबकीय होने के कारण शैतान खोपड़ी भयानक अंदाज में एक दीवार से टकरा कर दूसरी दीवार से टकराने लगी। यह देख बाबा भैरवनाथ बुरी तरह भौखला उठा। उफ, यह किस चक्कर में फंसा दिया उन छोकरों ने। मेरा रिमोट सिस्टम तो अब काम ही नहीं कर रहा। उधर राम रहीम लोहे की दीवारों को गर्म करने वाला बटन दबाकर पिछवाड़े तैयार खड़ी कार में जा बैठे। राम सिंह, कार को जल्दी से जल्दी सफ़ेद मठ ले चलो। जी साहब। अगले ही पल जबकि दूसरी ओर चुंबकीय कमरा धीरे धीरे धधकती भट्टी का रूप धारण करता जा रहा था। उफ, खोपड़ी में तो अब किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। कैसे बचाऊं मैं इसे? इधर सफ़ेद मठ में पहुंचकर जैसे ही वे कार से नीचे उतरे, इंस्पेक्टर वर्मा कुछ पुलिस कर्मियों के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर वर्मा, हम ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आप सब हमारे साथ आइए। लेकिन जैसे ही वे मठ के भीतर घुसे, अरे आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहाँ पुलिस का आना वर्जित है। धड़ाक, अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, फटाक खटाक, हाय मर गया। और ये प्रसाद मेरी ओर से भी ले। जल्दी भैरवनाथ के उसका आदमी के हौसले पस्त हो गए। बता, तेरा भैरवनाथ कहाँ है?
उफ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बाबा तक पहुंचा दूंगा। और फिर बिना किसी आनाकानी के वह उन सबको एक गुप्त मार्ग से कहीं ले जा रहा था। उधर जबरदस्त हिट से खोपड़ी एक भयानक विस्फोट के साथ फट गई थी। उसके नष्ट होते ही भैरवनाथ की प्रयोगशाला में भी एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। खोपड़ी के साथ साथ मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। जहाँ विस्फोट हुआ है बाबा उसी कमरे में हैं। और अगले ही पल अपने हाथ ऊपर उठा लो भैरवनाथ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ओह, मजबूर हो भैरवनाथ ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इंस्पेक्टर वर्मा, अब आप इसके बाल और दाढ़ी नोचकर इसका असली चेहरा दिखाइए, अभी लो। और अगले ही पल डॉक्टर चंद्र प्रकाश, अरे हैं डॉक्टर, यदि तुम जीवित हो तो फिर वह व्यक्ति कौन था जिसकी लाश तुम्हारी कोठी पर मिली थी? वह मेरा एक हमशक्ल साथी था जो मेरी कोठी पर ही रहता था। जब मुझे महसूस होने लगा कि मेरा भेद कभी भी खुल सकता है तो मैंने तुम लोगों को गुमराह करने के लिए उसे मार डाला। चलो अब यह भी बताओ कि तुम भगवान को भूलकर शैतान के भक्त कैसे बन गए? जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। जल्द ही चंद्र प्रकाश उन सब को लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंचा। लो देखो, यह है वो शख्स जिसके कारण मुझे भगवान को भूलकर शैतान को भक्त बनना पड़ा। उफ, या खुदा, ओह कौन है ये? हे भगवान, यह मेरी बेटी कमला है क्या? इसे मैंने मुर्दा घर से गायब किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मौत के बाद मेरी बेटी का चीर फाड़ करके उसको लाश की दुर्गति करें। और उसी तूफानी रात में जब मैं मुर्दा घर से अपनी बेटी की लाश लेकर बारिश में भीगता हुआ भागा जा रहा था कि अचानक, हैं, यह कौन करा रहा है? फिर तुरंत ही मेरा ध्यान अपनी बेटी की ओर गया। आह पिताजी, मेरी बेटी! ईश्वर की इच्छा थी या कोई चमत्कार कि मेरी बेटी अचानक ही जी उठी थी। मैं उसे घर ले आया और उसका उपचार किया। यह तो बच गई, लेकिन इसे इसका पहले जैसा रंग और शरीर देने के लिए इसके पूरे शरीर को प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी और इसमें लाखों रुपये लगेंगे। जबकि मेरे पास धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और मैं यह भी जानता था कि प्रोफेसर सक्सेना के पास भी रुपया नहीं होगा क्योंकि वे अपना सब कुछ अपने नए आविष्कार पर लगा चुके थे। तब मैं पैसों के लिए अपने किस किस मित्र और रिश्तेदार के पास नहीं गया, परंतु सब ने मुझे खुजली वाला कुत्ता समझकर धुतकार दिया। सॉरी डॉक्टर, इस समय मैं खुद पैसे के लिए परेशान हूँ। शायद अपना मकान गिरवी रखकर अपना काम चलाना पड़े, अतः मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक ऐसे में एक रात, डॉक्टर, यदि तुम हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम आराम से अपनी बेटी का इलाज करा सकोगे। क्या काम करना होगा मुझे? प्रोफेसर सक्सेना का आविष्कार हथिया लो और इस देश में खून की नदियाँ बहा दो। ओह, तब तक मैं बुरी तरह टूट चुका था, अतः तुरंत तैयार हो गया। और और सा और 7 रोज बाद जब मैं भैरवनाथ के वेश में प्रोफेसर सक्सेना की प्रयोगशाला में पहुंचा, मेरा आविष्कार पूरा हो गया, मेरा परीक्षण सफल हो गया। यही मौका है जब मैं प्रोफेसर को डरा धमकाकर उससे आविष्कार का फार्मूला ले सकता हूं। प्रोफेसर सक्सेना का वह आविष्कार हमारी सैन्य शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं प्रोफेसर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने मुझे उस वेश में पहचान लिया था, अतः मजबूर होकर उसके बाद प्रोफेसर के आविष्कार का फार्मूला लेकर मैं इस पुश्तैनी जमींदोज मकान में आ गया। यहाँ मैंने प्रोफेसर के आविष्कार को शैतान खोपड़ी का रूप देने का काम शुरू कर दिया। रात भर मैं शैतान खोपड़ी पर मेहनत करता और दिन में जटाधारी भैरव के वेश में ऐसे नौजवानों को ढूंढता जो पैसों के लिए छोटे मोटे जरायम करते थे। अगर मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें चंद महीनों में ही लखपति करोड़पति बना दूंगा। हम तैयार है बाबा। और जब 3 माह की मेहनत के पश्चात मेरी शैतानी खोपड़ी तैयार हुई तो मैंने सर्वप्रथम उसके द्वारा अपने समधी एसीपी शिव शर्मा और उसके परिवार को मौत के घाट उतारकर उनसे अपनी बेटी का बदला लिया। आह बचाओ, मुझ पर किसी का संदेह ना हो और लोगों के प्रश्नों से भी बचा रहूं, इसके लिए मैं पहले से ही पागल होने का नाटक करने लगा था। और उसके बाद मैंने खोपड़ी की मदद से बैंक लूटे। अब मेरा धर्म इंसान व भगवान सिर्फ दौलत बन गया था। दौलत पाने की हवस में मैंने विदेशी एजेंटों के कहने पर इस देश के सैकड़ों बड़े प्रतिष्ठित लोगों के खून को पानी की तरह सड़कों पर बहा दिया। सुना तुमने, इस तरह बना मैं इंसान से शैतान। तभी, आह पिताजी, ओह बेटी, तुम जाग गई।
हाँ पिताजी, मैं जाग भी गई और मेरी आंखें भी खुल गई। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। काश जिस दिन मैं दहेज के लिए अपने ससुराल में जलाई गई थी उसी दिन मर जाती तो आज आपकी कहानी सुनकर मुझे इतना सदमा ना पहुंचता। मैं जा रही हूँ पिताजी। नहीं बेटी नहीं। लेकिन कमला सदमे के कारण दम तोड़ चुकी थी। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई बेटी। अब मेरा भी जीना बेकार है। अगले ही पल डॉक्टर ने तेजी के साथ अपनी जेब से एक कैप्सूल निकाला और उसे मुंह में डाल लिया। डॉक्टर लेकिन डॉक्टर मुंह से झाग उगलने के साथ ही दम तोड़ चुका था। ओह, लगता है इसने साइनाइड कैप्सूल खाया खाया था। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सभी के चेहरे उदास हो उठे थे। उसके बाद डॉक्टर चंद्र प्रकाश के सभी साथियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने डॉक्टर चंद्र प्रकाश और उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। राम रहीम प्रोफेसर सक्सेना के आविष्कार का फार्मूला लेकर उसी रात राजधानी जाने वाले एक विमान में सवार हो गए। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे भारत के महान सपूतों। तुम्हारे ही कारण आज हमारे राजनगर में पुनः शांति व्याप्त हो पाई है। शीघ्र ही विमान उड़ चला। राम भैया, मुझे विश्वास है कि चीफ हमें इस कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई देंगे, लेकिन तुम न जाने किस सोच में डूबे हुए हो। सोच रहा हूँ कि आज जब दुनिया चांद और सूरज से होड़ करने पर तुली है तब भी दौलत के लालची लोग दहेज के लिए बहुओं को जला रहे हैं। काश भगवान ने दौलत नाम की चीज़ ना बनाई होती तो कम से कम डॉक्टर चंद्र प्रकाश जैसा योग्य व्यक्ति नर से नर पिशाच न बना होता। कहते कहते राम की आंखों में आंसू भर आए और रहीम हैरत से उसका चेहरा ताकता रह गया। समाप्त।